दोस्तों, आज जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है गोहल। ये सीरीज अरब लोक कथाओं पर आधारित है, जिसमें आप देखेंगे कुछ फौजी आतंक को मिटाने के लिए आतंकियों के एक सरदार को पकड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मालूम होता है कि जिसको उन्होंने पकड़ा है वो जिंदा इंसानों को खा जाता है। ज्यादा बातें करके मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता, सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जो अपना हाथ काटकर अपने खून से एक अजीब सा निशान बनाता है। अब ये निशान उसने क्यों बनाया था ये आपको आगे पता चलेगा। अब वो समय है जब देश में आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए गुप्त जेलों की स्थापना की गई और सेना को पावर दी गई ताकि वो आतंकियों पर अपनी लगाम कस सके। एक सरकारी बिल्डिंग जो कि आतंकियों का अड्डा बन चुकी है, वहाँ कुछ जवान आतंकियों के सरदार को पकड़ने के लिए जाते हैं। बिल्डिंग में जितना अंधेरा था, खतरा उससे कहीं ज्यादा था। तभी उनको अंधेरे में कोई आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। फौजी उसे हाथ ऊपर करने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ फुसफुसाने लगता है। फिर वे फौजी उसे शूट करने का ऑर्डर मांगते हैं, लेकिन उनका कमांडर समझदारी से काम लेता है और वो उसके पास आने का रिस्क लेता है। फिर जब पास आकर वो आदमी अपनी चादर हटाता है तो उसके पेट पर वही निशान बना हुआ था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर उनमें से एक फौजी पूछता है, अली सैयद कहाँ है? वो आदमी इशारा करके बताता है, अंदर। फिर वे सब अंदर जाते हैं। अली सैयद वहाँ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और सो रहा था। फिर एक फौजी पास जाकर उसे चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया। तभी वो अचानक से उठता है और उस फौजी को पकड़कर कहता है, उसे छोड़ दो। बाकी के फौजी चिल्ला रहे थे, कैप्टन को छोड़ दो, लेकिन वो कैप्टन के कान में कहता है, काम पूरा होगा। अब 1 महीना पहले क्या हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। ये है नीदा रहीम, जो अपने अब्बू के साथ एकेडमी में जा रही है। उसके अब्बू बताते हैं कि उन लोगों ने हमारे मोहल्ले में घुसकर हमारी किताबों को जला दिया। सरकार का मानना था कि हमारी किताबें ही सबसे खतरनाक हैं। धर्म भ्रष्ट करती हैं ये किताबें, आपस में लड़ना सिखाती हैं। तभी नीदा देखती है कि उसके अब्बू ने कुछ किताबें कार की पीछे वाली सीट पर भी छिपा रखी हैं। फिर वो अपने अब्बू को कहती है, ये रिलीजियस लिटरेचर है, आप जो कर रहे हैं वो देशद्रोह है। उसके अब्बू कहते हैं कि वो जो हमारे लोगों को घर से उठा कर ले जाते हैं, क्या वो सही है? नीदा कहती है, जिन लोगों को उठाया जाता है वो मासूम नहीं होते। सरकार बस हमारी भलाई चाहती है। हमारी कौम को हमेशा गलत चीजें सिखाई जाती रही हैं, लेकिन अब हमारी कौम जाग रही है और पढ़ लिख रही है। तभी उसके अब्बू उसे इशारा करके बताते हैं कि सामने नाका लगा है। वो बताते हैं कि बैग में सिर्फ किताबें ही नहीं है, बल्कि लेक्चर नोट्स भी हैं। नीदा कहती है, बेवकूफी की हद होती है अब्बू। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है और उनकी आईडी देखकर कार से बाहर आने को कहता है। जब वो नहीं निकलते तो पुलिस वाला जबरदस्ती उन्हें कार से बाहर निकालता है। वो कहता है, अगर कोई भी ऐसी चीज कार में है जो नहीं होनी चाहिए थी तो अब भी हमें बता दो। फिर मामला बिगड़ता देख नीदा कार से बाहर आती है और अपना एनपीएस का बैच दिखाती है। वो कहती है, ये मेरे अब्बू हैं और मुझे एकेडमी छोड़ने जा रहे हैं। मैं एडवांस प्रोडक्शन स्क्वाड में हूँ। फिर वे कार में बैठ जाते हैं और वो पुलिस वाला कहता है कि मैडम को जाने दो। तभी नीदा को अपने सीनियर का एक भाषण याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि देश में आतंक फैलाने वाले कुछ लोग हमारे ही बीच में रहते हैं। आतंकवादी वही बनता है जो बहक जाता है, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कहीं भी इस तरह का कोई भी आदमी दिखे तो पुलिस को उसकी रिपोर्ट देना आपका फर्ज है, चाहे वो कोई आपके परिवार वाला ही क्यों ना हो। फिर वो अपने अब्बू के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। फिर रात को जब उसके अब्बू सो रहे थे तो पुलिस वाले उनको उठा लेते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाती है। वो कहते हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, शायद आपको गलत फहमी हुई है। आप एक बार मेरी बेटी को बुला दीजिए, वो आकर सारा मामला सुलझा देगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी ने ही उसकी कंप्लेंट की थी। फिर नीदा अपने सीनियर ऑफिसर से पूछती है कि वो सही सलामत छूट तो जाएंगे ना। ऑफिसर कहता है कि उनको दोबारा इंसान बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, छूट जाएंगे। फिर वो अपने अब्बू के पास जाती है और कहती है कि इनकी बात मानोगे तो जल्दी घर वापस आ जाओगे। उसके अब्बू कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। नीदू के लिए ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इंसानियत की खातिर उसे ये डिसीजन लेना पड़ा। उनके पिता से पूछताछ करने पर देश की सुरक्षा के मामले में कुछ अहम बातें सामने आई, जिसके चलते नीदा की ट्रेनिंग को बीच में ही रोककर उसे आंखों पर पट्टी बांधकर मेघदूत के उच्च स्तरीय पूछताछ केंद्र में ले जाया जाता है। तभी कैप्टन की साथी लक्ष्मी कहती है कि उसको आते ही धर दबोचते हैं और सारी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लियर हैं, वो यहाँ पूछताछ में हमारा साथ देने आ रही है। फिर जब नीदा वहाँ आती है तो लक्ष्मी मैडम उसे शपथ दिलाती है कि वो हमेशा ईमानदारी से अपने देश की सेवा करेगी। फिर मैडम उससे पूछती है कि हम जिस ग्रुप के साथ लड़ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग तुम्हारे धर्म से भी हैं, कहीं तुम्हारा धर्म हमारे फर्ज के बीच में तो नहीं आ जाएगा? निदा कहती है, जी नहीं मैडम,
वे टेररिस्ट हैं। हमारे धर्म में औरतों और मासूम बच्चों का कत्ल करना गुनाह है। फिर निदा को वो सारी जगह दिखाई जाती है। उस बिल्डिंग में सभी खिड़कियों के शीशे काले थे ताकि कैदियों को बाहर का समय पता न चल पाए। फिर उसको कैदियों की जेल तक ले जाने वाला एक लौता दरवाजा दिखाया जाता है। ये पूरी जगह न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज तक कभी भी आपातकालीन स्थिति के लिए इस जगह का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। यहाँ 5 कैदी और 12 जवान थे। कैदी इसलिए कम थे क्योंकि 3 हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर किसी भी कैदी को रख नहीं सकते थे, ऐसा गवर्नमेंट का रूल था। तभी वहाँ अहमद नाम के एक कैदी को लाया जाता है और अलग सेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसने अभी तक बाकियों की तरह अपना मुंह नहीं खोला था। फिर निदा को इंटेरोगेशन चैम्बर दिखाया जाता है। नए कैदियों की मुंह दिखाई यहीं पर होती है। फिर निदा को कर्नल के पास ले जाया जाता है। कर्नल कहते हैं लोगों के चेहरे पढ़ना मेरा काम है, पूछो क्या पूछना चाहती हो। निदा पूछती है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म होने में अभी 5 हफ्ते बाकी थे, फिर सडनली मेरी पोस्टिंग यहाँ क्यों सर। कर्नल कहते हैं कि तुम अपने बैच की टॉप की परफॉर्मर रही हो और अपने अब्बू को पकड़वाने में जो तुमने हेल्प की है वो सभी सिविलियंस और ऑफिसर्स के लिए ब्रेव एग्जाम्पल है। आज यहाँ यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट का नेता अली सैयद आ रहा है, जो कैदी यहाँ बंद हैं उनका नेता। ये हमारी सालों से चल रही इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें आतंकवादियों, देशद्रोहियों और करप्ट नेताओं सबका रिकॉर्ड है। और अब मुझे इसमें एक और रिकॉर्ड चाहिए अली सैयद का, जिसका मुंह खुलवाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। फिर निदा के जाने के बाद लक्ष्मी मैडम कर्नल को कहती है इस लड़की पर भरोसा करना बेवकूफी है, ये तो खुद ही एक सस्पेक्ट है। कर्नल कहते हैं ये मेरा फाइनल डिसीजन है, गो एंड फॉलो। तभी हम देखते हैं कि अहमद से पूछताछ करने वाले 2 फौजी आपस में झगड़ने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर अहमद बेकसूर हुआ तो, क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद तो मुर्दा भी बोल पड़ता है। उसका साथी कहता है कि वो बेकसूर नहीं है, वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तभी वहाँ सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होती है कि अली सैयद आ रहा है। सभी फौजी गेट पर मिले। फिर मैडम उन सभी को मोटिवेट करती है और उनकी ड्यूटी की लोकेशन बताती है। फिर मैडम लांबा को कहती है कर्नल पर नजर रखो, कहीं ऐसा ना हो वो गंद मचाए और सफाई हमें करनी पड़े। तभी वे सभी कैदी आपस में बात करते हैं कि वो सैयद अली को ला रहे हैं। उनमें से एक कैदी कहता है अली इतना बेवकूफ नहीं है जो इनके हाथ आएगा। मौलवी कहता है वो हाथ आ सकता है अगर उसकी खुद की कोई साजिश हो। तभी अली सैयद को लेकर पुलिस वैन वहां पहुंच जाती है। कर्नल उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। फिर जब अली सैयद को बाहर निकाला जाता है तो उसको देखकर कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था इसमें, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं वे फौजी अली सैयद से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। फिर कैप्टन के इशारा करते ही अली सैयद की कुटाई होती है और उसकी सेवा करने के लिए उसको पूछताछ वाले रूम में ले जाने लगते हैं। वहां ले जाकर अली सैयद को जंजीर से बांध दिया जाता है और फिर लक्ष्मी मैडम निदा को उसे पीटने के लिए कहती है। निदा गुस्से में उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है नीदू। उसके मुंह से खुद का निकनेम सुनकर वो चौंक जाती है। लक्ष्मी मैडम कहती है जल्दी से पीटो इसको, लेकिन वो उसे नहीं पीटती। फिर कैप्टन सभी को बाहर ले जाकर बताता है कि आज से पहले यहाँ इससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने भी बड़े बड़े टेररिस्ट को तोड़ा है, इसको भी तोड़ेंगे। इसके रूम का टेम्परेचर 45 कर दो, म्यूजिक तेज होना चाहिए ताकि इसको नींद ना आए। फिर उस रात उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे सबको बुरे सपने आते हैं और सब लोग सपने में डरने लगते हैं। निदा को सपने में एक मोटा आदमी दिखाई देता है। जब वो मास्क हटाकर देखती है तो वो कोई और नहीं उसका अब्बू था। फिर वो गन लेकर अपने अब्बू को शूट कर देती है। फिर उसे ताली बजाने की आवाज आती है और जब वो दूसरी साइड देखती है तो वहाँ उसके अब्बू उसके काम पर ताली बजा रहे थे। ये देखकर निदा की नींद खुल जाती है, लेकिन शरीर दब जाता है। यानी कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम उठने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में जरूर बताना। तभी निदा को फिर से अपने अब्बू दिखाई देते हैं और वो एकदम से उठ जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तब वो 2 फौजियों को बात करते हुए सुनती है कि उन दोनों को बिल्कुल सेम डरावना सपना आया था। तभी उसके पास लक्ष्मी मैडम आती है और पूछती है क्या तुमको भी डरावना सपना आया था। निदा कहती है नहीं। फिर वो मैडम से पूछती है कि अली सैयद को मेरा घर का नाम कैसे मालूम पड़ा। फिर मैडम उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है और कहती है यही तो मैं पूछ रही हूँ, उसे कैसे मालूम पड़ा। निदा कहती है मैं भी नहीं जानती मैम। फिर सूबेदार विवेक गुप्ता और हरीश चौधरी के साथ निदा को भी अली सैयद की पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है। फिर इंटेरोगेशन रूम में जाकर वे वहां पर पड़ी संदूक खोलते हैं और उसमें से अली सैयद को बाहर निकालते हैं। फिर विवेक गुप्ता अली सैयद को उसके किए हुए गुनाह याद कराता है, जिनमें बॉम्ब ब्लास्ट, देश के लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना, देशद्रोह जैसे अपराध शामिल थे। हरीश चौधरी कहता है कि 5 साल से मोस्ट वांटेड एकदम से हमारी झोली में आ गिरा। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी आया है हमने उसका मुंह खुलवाया है।
तू भी बोलेगा। तभी कंट्रोल रूम में बैठे फौजियों को उनकी आवाज आनी बंद हो जाती है। तभी इंटेरोगेशन रूम में एक आवाज आती है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। फिर सैयद पूछता है, गुप्ता ये तुम्हारा आइडिया था या चौधरी का? हरीश कहता है, कौन सा आइडिया? सैयद कहता है, वही जो तुम माँ और बच्चे को उठा कर लाए थे, फिर उनको मारा पीटा धमकाया और गोली मार दी। निदा को उस समय उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसे तो सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे सैयद उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। फिर वो निदा से पूछता है, अब्बू कैसे हैं? तभी गुप्ता और चौधरी आपस में लड़ने लगते हैं। निदा उनको छुड़वाने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में भी उनकी मारपीट दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सीसीटीवी फुटेज भी खराब हो जाती है और वहाँ किसी का चेहरा दिखने लगता है। फिर दो फौजी इंटेरोगेशन रूम की तरफ भागते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। रूम के अंदर हरीश चौधरी अपना चाकू निकाल लेता है और विवेक गुप्ता को मारने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है वो विवेक गुप्ता को मार देता है। फिर उसके साथी उसको पकड़कर बाहर ले जाते हैं। फिर वहाँ पर कैप्टन आता है और विवेक गुप्ता की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक गुप्ता मर चुका था। फिर उसकी बॉडी को बाहर भेजकर कैप्टन निदा को भी बाहर जाने को कहता है। फिर कैप्टन अली सैयद को कहता है, मेरे एक इशारे पर तुम्हारी फैमिली को भी यहाँ ले आएंगे और फिर उनको भी टॉर्चर किया जाएगा। अब कैप्टन की बातें कंट्रोल रूम में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अली सैयद अरबी भाषा में कुछ फुसफुसाने लगता है। उसकी बातें सुनकर निदा मौलवी के पास जाती है और उसे अपने साथ कंट्रोल रूम में ले आती है। वो पूछती है, बता ये कौन सी भाषा बोल रहा है? मौलवी कहता है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, इसे ये भाषा बोलनी ही नहीं आती थी। फिर कैप्टन अली सैयद को कहता है, तुम बोलोगे या तुम्हारे बेटे इरफान से बुलवाऊं? मौलवी कहता है कि ये बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि काम मुकम्मल होगा, गुनाह का एहसास दिलाकर गुनहगार को निगल जाओ। तभी कैप्टन के पास कंट्रोल रूम से फोन आता है। ऑफिसर कैप्टन को कहता है, सब लोग कह रहे हैं कि फुलाद सिंह को बुलाओ, आपकी इजाजत हो तो बुलवाऊं? कैप्टन कहता है, कोई जरूरत नहीं। तभी मौलवी कहता है, साहब को बोलो जल्दी से वहाँ से बाहर निकले। फिर अली सैयद कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कैप्टन और उसकी वाइफ के बीच में हुई थी। ये बातें सुनकर कैप्टन चौंक जाता है। फिर उसकी बातें सुनकर कैप्टन को गुस्सा आने लगता है और वो उसे टॉर्चर करने की सोचता है। तभी कैप्टन 2 वायर्स लेकर उसके मुंह में डाल देता है और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है। फिर अली सैयद दर्द से कराहने लगता है। तभी उस पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं, लेकिन माइक अभी भी चालू थे। तभी स्पीकर में से आवाज आती है, निदू। अपना नाम सुनकर निदा चौंक जाती है और फिर अली सैयद की तरफ जाने लगती है। उस समय बिल्डिंग में गुप अंधेरा था। निदा टॉर्च जलाकर देखती है अली सैयद जमीन पर बेहोश पड़ा था। फिर वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि मेरे अब्बू के बारे में क्या जानते हो? अली सैयद कुछ नहीं बोलता। फिर निदा दरवाजा बंद कर देती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है उसे अली सैयद वहाँ पर मिलता ही नहीं। फिर वो पूरे रूम को चेक करती है। उसे अली सैयद एक कोने में खड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर निदा डरती हुई उसके पास जाती है। जब सैयद पीछे मुड़ता है तो निदा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और कमरे में फिर से अंधेरा हो जाता है। तभी उसके हाथ में एक स्टोव लग जाता है। फिर वो उसे जलाकर सैयद को ढूंढती है। पूरे रूम में सैयद उसे कहीं भी नजर नहीं आता क्योंकि सैयद उसके पीछे खड़ा था। फिर वो गायब होकर उसके सामने आ जाता है। तभी कैप्टन जब उस रूम में आता है तो देखता है कि सैयद जमीन पर पड़ा है और निदा के हाथ में जलता हुआ स्टोव है। मैडम उसके हाथ से स्टोव ले लेती है। तभी निदा कहती है, ये इंसान नहीं है। फिर वे सैयद को उठाकर चेयर पर बिठाते हैं। कैप्टन कहता है, मैंने खुद चेक किया था, ये मर गया था, लेकिन फिलहाल तो अली सैयद जिंदा था। फिर मैडम निदा को रूम से बाहर ले जाती है। तभी कर्नल फुलाद सिंह को बुलाने का ऑर्डर देता है। उसका नाम सुनकर अली सैयद मुस्कुराने लगता है। अगले दिन सभी फौजी बर्तन बजाते हैं और आवाज लगाते हैं कि फुलाद सिंह आ रहा है। उसका नाम सुनकर कैदी डरने लगते हैं। तभी कर्नल निदा के पास जाता है। निदा पूछती है, सर ये शोर कैसा आ रहा है? कैप्टन कहता है, जब भी कोई सरफिरा कैदी आता है तो हमें फुलाद सिंह को बुलाना पड़ता है। तभी फुलाद सिंह आता है और कहता है, आज रविवार है, जल्दी बताओ कैदी कहाँ है, मुझे वापस भी जाना है। फिर वे फुलाद सिंह को अली सैयद की फाइल दिखाते हैं। दूसरी तरफ निदा कैप्टन से पूछती है कि अगर ये अली सैयद का ही प्लान हुआ तो? कैप्टन कहता है, जो भी फुलाद सिंह को जानता है वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहेगा। ये अली सैयद भी टूटेगा। फुलाद सिंह अली सैयद को ही तोड़ने आया है। तभी अली सैयद कहता है, देखता हूँ कौन मुझे मारने आ रहा है, और फिर वो मुस्कुराने लगता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब फुलाद सिंह अली सैयद के रूम में जाता है तो बाहर खड़े सभी फौजी वहां से चले जाते हैं क्योंकि फुलाद सिंह को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद थी। लेकिन तभी निदा वहां आ जाती है। वो मौलवी के पास जाती है और कहती है कि मुझे सच जानना है, जो इस सेल में है वो क्या चीज है। मौलवी कहता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा,
निदा कहती है तो मैं तुम्हारे सभी भाइयों के नाम एक्टिव लिस्ट में डाल दूंगी। तभी दूसरा कैदी कहता है चाचा, जो कुछ भी तुमने हमें बताया है वो सब मैडम को क्यों नहीं बताते। मौलवी बताता है कि अरबी दास्तानों में घूल का जिक्र है, आपके सेल में जो बंद है वो वही घोल है, यानी कि जिन। कई लोग इसे पिशाच भी कह देते हैं। कोई भी फरियादी उसका निशान बनाकर अपनी रूह का सौदा करके घूल को बुला सकता है। घूल का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो इंसानों की तरह दिखता है। वो जिसको भी काटता है अपनी शक्ल सूरत उसके ही जैसे बना लेता है। तभी कर्नल के लिए हेडक्वार्टर से फोन आता है। कर्नल बताता है कि हमारा फोन कम्युनिकेशन डाउन है और हमारे एक सैनिक की डेथ भी हो गई है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर हमारे सामने एक और बड़ी परेशानी है, हमें अली सैयद की बॉडी मिली है जिसको किसी ने बुरी तरह से चबाया हुआ था। इतने में फौलाद सिंह अली सैयद को खोल देता है। निदा पूछती है कि उस घूल को निशाना बनाकर किसने बुलाया है। तभी उन सबको बहुत ही तेज गुर्राहट की आवाज आती है। फिर निदा उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसको दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो छिप जाती है। वो देखती है कि फौलाद सिंह उसके पास से ही गुजरा है। फिर वो जेल में कैद सभी कैदियों को रिहा कर देता है। तभी निदा अली सैयद के रूम में जाकर देखती है, वहाँ फौलाद सिंह को उल्टा लटकाया हुआ था और उसकी गर्दन साइड में पड़ी थी, यानी कि असली फौलाद सिंह मर चुका था और वो घोल फौलाद सिंह बनकर घूम रहा था। तभी वो घोल निदा को भी देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। फिर निदा अलार्म ऑन कर देती है और उससे बचकर भागने लगती है। रास्ते में कई बंद दरवाजे थे, वो सबको खोलकर आगे बढ़ती है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो वहां का दरवाजा उसे बंद मिलता है। फिर वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे के दूसरी तरफ कर्नल को निदा के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो सिपाहियों को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। इतने में वो घोल सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाता है और निदा को देख लेता है। निदा जोर जोर से चिल्लाती है, कपूर दरवाजा खोलो। वो घोल धीरे धीरे निदा की ही तरफ बढ़ रहा था। वो निदा को पकड़ने ही वाला था। इतने में सिपाही दरवाजा खोल देते हैं और निदा जल्दी से अंदर आ जाती है। वो बताती है कि उस राक्षस ने फौलाद सिंह को मार दिया है और उसका रूप ले लिया है। मैडम कहती है, क्या बकवास कर रही हो। फिर वे सभी नीचे देखने जाते हैं। खाली सेल देखकर उनको विश्वास हो जाता है कि निदा सही बोल रही थी। तभी कर्नल बताता है कि अहमद यही है। फिर जब सिपाही अली सैयद के रूम में झांकते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। तभी निदा कर्नल को वो सब बता देती है जो मौलवी ने उसे बताया था। फिर वो अहमद के रूम में चेक करने जाती है और बताती है कि सभी को लगता है कि इसी ने घोल को बुलाया है। तभी लक्ष्मी मैडम भी वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि निदा रहमान ही गद्दार है। पहले तो ये बिना परमिशन यहाँ आई, फिर सारे कैदियों को रिहा कर दिया। उसके बाद इन सब ने मिलकर फौलाद सिंह पर अपनी भड़ास निकाल दी। इसका बाप देशद्रोही था और ये यहाँ अपने बाप की मौत का बदला लेने आई है। फिर वो उस लड़की पर गन तान देती है। कर्नल मैडम को गन नीचे करने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती ये बेगुनाह है। फिर मैडम कहती है कि जो भी इस शराबी कर्नल की बात मानेगा वो भी गद्दार माना जाएगा। फिर वे सभी कर्नल पर ही गन तान देते हैं। तभी कर्नल गन नीचे रख देता है। फिर मैडम अहमद और निदा को चैम्बर में डालने के लिए कहती है और सभी कैदियों को ढूंढने का ऑर्डर देती है। फिर वे फौजी अहमद और निदा को चैम्बर में बंद कर देते हैं। चैम्बर के अंदर गुप अंधेरा था। फिर जब निदा लाइट ऑन करती है उस कमरे में छिपे हुए कैदी उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो अपने बचाव में एक कांच की बोतल तोड़कर अहमद पर पॉइंट कर देती है और कहती है, दूर हो जाओ सब मुझसे। चाचा बताता है कि ये हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं था, ये तो वहाँ चाय बेचा करता था। जब पुलिस हमें पकड़ने आई तब ये हमें चाय देने आया था। निदा कहती है कि आपके इस बेचारे ने ही उस शैतान को हम पर छोड़ा है। फिर वो अहमद को सच बताने के लिए कहती है। चाचा बताता है कि चौधरी और गुप्ता इसको पीट पीट कर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसे कुछ नहीं पता था। फिर वे इसकी पत्नी और बेटी को उठा लाए और इसके सामने ही उसे टॉर्चर कर करके मार दिया। बस तभी से इसने अपनी आवाज अपने अंदर दफन कर ली। फिर वो अहमद को छोड़ देती है। फिर वो उस रूम को ध्यान से देखती है। दीवार पर गोलियों के निशान देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर कैदियों को मारने के लिए लाया जाता है। वो कहती है कि मेरे अब्बू को भी यहीं पर लाया गया था। मैंने अपना फर्ज समझकर पुलिस को उनकी इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने सोचा पुलिस उनको डरा धमकाकर वापस छोड़ देगी। मेरी गलती की वजह से उन्होंने उनको मार डाला। उस समय अहमद भी अपने बच्चे के कपड़े को देखकर रो रहा था। तभी वे फौजी उन कैदियों को ढूंढते हुए वहां भी आ जाते हैं। सभी कैदी दरवाजे के सामने सामान रखने लगते हैं ताकि वे दरवाजा ना खोल पाए। तभी दो फौजी दूसरे रूम में जाते हैं। उस रूम में उन्हें एक लाश पड़ी मिलती है। फिर वे मैडम को बताते हैं कि यहाँ एक कैदी मरा पड़ा है। मैडम पूछती है वो लाश किसकी है। रूम के अंदर सभी खड़े होकर मैडम की बात सुन रहे थे। फौजी बताते हैं कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, उसने कैदियों की यूनिफॉर्म पहनी है। फिर सभी कैदी एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि इन सब में से ही कोई एक घोल हो सकता है।
फिर निदा बॉडी जलाने वाली भट्टी देखती है और अंदर जाकर चेक करती है कि वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है या नहीं। फिर वो बाहर आकर अहमद को ऊपर जाने को कहती है। इतने में चाचा घोल बन जाता है और अपने ही एक साथी को मार देता है। फिर वे चिमनी में से ऊपर भागने लगते हैं। बाहर खड़े फौजियों को अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इतने में अहमद चिमनी के जरिए ऊपर वाले रूम तक पहुंच जाता है। उसके बाद निदा भी ऊपर जाने लगती है। तभी उनमें से एक कैदी घोल बनकर उनके पीछे जाता है। वो निदा को वापस अंदर खींच लेता है और उसकी चीखें सुनकर अहमद डर जाता है। तभी निदा दोबारा बाहर आती है और अहमद उसे खींच लेता है। बाहर आकर वो बताती है कि उसने मुझे काट लिया है। इतने में वे सभी फौजी चैम्बर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अंदर निदा बैठी हुई है। वो कहती है प्लीज गोली मत चलाना। मैडम पूछती है गुंगा किधर है। निदा बताती है कि घोल मुझे काटकर उसके पीछे भागा है। अब यहाँ पर दो निदा थी। फिर अहमद और निदा उस रूम से बाहर आने लगते हैं। तभी मैडम ऑर्डर देती है कि उस अहमद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। फिर मैडम निदा को बाहर ले जाती है और पीटने लगती है। मैडम कहती है बोल क्या कनेक्शन है तेरा आतंकवादियों के साथ। ये भूत प्रेत वाली बकबक मुझे नहीं सुननी। निदा कहती है कि वो घोल मेरे लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए आया है। दूसरी तरफ अहमद और निदा फौजियों से बचकर बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर वे भागकर कर्नल के रूम में घुस जाते हैं और वहां पड़े सोफे के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक फौजी उन दोनों को ढूंढता हुआ उस रूम में भी आ जाता है। फिर वो सोफे पर बैठ जाता है और बताता है कि कर्नल के ऑफिस में कोई नहीं है। तभी उसे सोफे के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पीछे झांक कर देखता है तो निदा घोल बनकर उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ मैडम निदा को चाकू दिखाकर धमका रही थी। तभी निदा मैडम का कान खा जाती है और उसको खूब पीटती है। फिर कर्नल का एक साथी होशियारी दिखाने की कोशिश करता है लेकिन मैडम की साथी उसे शूट कर देती है और वहां से भाग जाती है। फिर निदा मैडम से पूछती है बोल मुझे गद्दार साबित करने पर क्यों तुली है। मैडम बताती है कि जब उस पुलिस वाले ने अली सैयद को पकड़ा तो उसने पुलिस वाले के कान में तुम्हारे बारे में ही पूछा था। फिर वो मैडम को धक्का देकर कर्नल से पूछती है क्या आपने मुझे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ बुलाया था। कर्नल कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वो तुमको देखकर क्या रिएक्ट करता है। वो घोल यहाँ पर तुम्हारे बाप की वजह से है। तभी मैडम निदा को मारने के लिए उठती है लेकिन कर्नल उसे ही शूट कर देता है। कर्नल बताता है कि तुम्हारे पिता सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे अपना लहू देकर सौदा करना होगा। उसके आते ही तुम्हें खौफनाक ख्वाब आने लगेंगे। घोल यहाँ आओ और इन्हें इनके अपराध का एहसास दिलाओ। इनके कर्मों का हिसाब दो और इनका गोश्त खा जाओ। कर्नल बताता है कि पहले तो मैंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। तभी निदा बीच में ही बात काट कर पूछती है कि मेरे पिता को क्यों मारा। कर्नल बताता है कि मेरे सिपाही मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर निदा खड़ी होती है और कहती है कि चलो अहमद को ढूंढते हैं। फिर वे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और उस बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। फिर वो हथियार घर से एक राइफल उठा लेती है और आगे बढ़ती है। तभी कर्नल अपने ऑफिस का दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर अहमद के साथ कुछ सिपाही भी खड़े हैं। फिर वे सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। तभी कर्नल वहां से एक बॉम्ब उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी उनमें से एक फौजी कहता है कि अहमद ही वो राक्षस होगा। निदा कहती है पीछे हो जाओ, वो यहाँ हमारे लिए आया है, इसके लिए नहीं। सब लोग चौकन्ने हो जाओ, थोड़ी ही देर में यहाँ पर रीइंफोर्समेंट वाले आ जाएंगे, तब तक खुद को बचा कर रखो। फिर वो अहमद को कहती है कि वहाँ जो टेप का शेल्फ है वहाँ जाओ और शाह नवाज रहीम की टेप ढूंढो। फिर वो उसको प्ले करने को कहती है। कर्नल के रंग उड़ जाते हैं। फिर जब वो कैसेट प्ले की जाती है तो उसमें आवाज आती है कि मेरी बेटी निदा मेरी गुनाहगार है, लेकिन जब घोल आएगा और इन सबको मारेगा तो वो मेरी सच्चाई जरूर जानेगी। तभी एक फौजी पूछता है कि कर्नल साहब ये बूढ़ा आतंकवादी नहीं है, बस पगलाया हुआ है, अब इसका क्या करें। तभी कर्नल की आवाज आती है कि इसके साथ भी वही करो जो बाकियों के साथ करते हैं और इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना। निदा कहती है मुझे इसी बात का शक था, मैं जानती हूँ घोल हम में से एक है। मेरे अब्बू ने तुम्हें यहाँ पर मुझे सबक सिखाने के लिए भेजा था, अब मुझे सबक मिल गया है। अब तुम भी अपना काम करो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया था। फिर वो गोली चलाकर लाइट तोड़ देती है और खुद अहमद के साथ टेबल के नीचे छिप जाती है। तभी उनमें से एक फौजी घोल बन जाता है और उन सबको मारने लगता है। फिर वो विंडो का शीशा तोड़कर अहमद को लेकर बाहर भाग जाती है। तभी वो घोल कर्नल को भी मारने लगता है, लेकिन मरने से पहले कर्नल बॉम्ब विस्फोट कर देता है जो उसने अपनी पॉकेट में छिपा रखा था। तभी वहाँ पर कुछ और फौजी आ जाते हैं। उनमें से एक फौजी अनाउंसमेंट करता है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने इस पूरी जगह को घेर लिया है, क्या स्टेटस है जवान। निदा कहती है सब मर गए। तभी अंदर से कर्नल बाहर आता है। निदा उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है कि ये कर्नल नहीं है। फौजी कहता है अपने हथियार नीचे रख दो। निदा बताती है कि ये इंसान नहीं है। कर्नल कहता है जब ब्लास्ट हुआ तो मैं टेबल के पीछे छिप गया था, मैं घोल नहीं हूँ।
मैं एक फौजी हूँ जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। निदा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और उसका भेजा उड़ा देती है। फिर वे सभी सिपाही उसको आकर अरेस्ट कर लेते हैं। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला निदा को बताता है कि अहमद को सिविल कोर्ट भेज दिया गया है, अब वो सुरक्षित है। लेकिन तुम्हारे क्राइम का क्या? आधा स्कॉट विटनेस है कि तुमने ही एक डेकोरेटेड वार हीरो का भेजा उड़ा दिया। निदा कहती है कि उस बिल्डिंग में मौजूद सभी करप्ट थे। पुलिस वाला बताता है कि कर्नल और उसका पूरा डिवीजन स्टेट पॉलिसी के नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन तुमने उनकी कमांड को टर्मिनेट करके ये साबित कर दिया कि आतंकवादी की बेटी आतंकवादी ही हो सकती है। अब क्या करोगी? पूरी स्टेट से लड़ोगी? फिर एंड में हम देखते हैं कि निदा भी अपने बाप की तरह घोल को बुलाती है और इसी के साथ 3 एपिसोड की यह सीरीज एंड हो जाती है। दोस्तों, जो कुछ भी इस सीरीज में दिखाया गया है मैंने बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।